नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं कि दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्या वह वाकई सच है? हम में से बहुत से लोग बोतलों के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी थकान महसूस करते हैं, सिर दर्द रहता है और त्वचा सूखी रहती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हमारे साथ इस विषय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक ऐसा विषय है जिसे हम अक्सर बहुत सरल मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे शरीर के विज्ञान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। पानी पीना एक बात है, लेकिन उस पानी का आपकी कोशिकाओं तक पहुंचना बिल्कुल दूसरी बात है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम पानी तो पी रहे हैं, लेकिन क्या वह सही जगह जा रहा है? लोग अक्सर कहते हैं कि बस पानी पीते रहो और सब ठीक हो जाएगा। क्या यह 8 गिलास वाला नियम वाकई वैज्ञानिक है या बस एक पुरानी कहावत? देखिए, 8 गिलास का नियम एक बहुत ही सामान्य सलाह है जो शायद कुछ लोगों के लिए काम कर जाए, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। हमारा शरीर कोई प्लास्टिक का टैंक नहीं है जिसमें आप ऊपर से पानी डालें और वह भर जाए। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल और गतिशील प्रणाली है। पानी की जरूरत आपकी उम्र, आपके काम करने के तरीके, आपके आसपास के मौसम और यहां तक कि आपके भोजन पर भी निर्भर करती है। भारत जैसे गर्म देश में जहां पसीना ज्यादा आता है, वहां की जरूरतें एक ठंडे देश के व्यक्ति से बिल्कुल अलग होंगी। ये तो आपने बहुत पते की बात कही। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सारा दिन एयर कंडीशनर में बैठा हूं, तो मेरी जरूरत उस व्यक्ति से अलग होगी जो बाहर धूप में काम कर रहा है? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं लेकिन आपके शरीर में खनिजों या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, तो वह पानी आपके शरीर से बस बाहर निकल जाएगा। वह आपकी कोशिकाओं के भीतर नहीं जा पाएगा। इसे ही हम कोशिकीय जलयोजन या सेल्यूलर हाइड्रेशन कहते हैं। कोशिकीय जलयोजन। यह शब्द सुनने में काफी तकनीकी लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? आखिर पानी को कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पानी एक मेहमान है और कोशिका आपका घर। मेहमान तभी अंदर आ पाएगा जब उसके पास चाबी हो या कोई दरवाजा खोलने वाला हो। हमारे शरीर में ये चाबियां इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पानी हमेशा उन जगहों की ओर भागता है जहां इन खनिजों की सांद्रता अधिक होती है। इसे विज्ञान में परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर आपके रक्त में पानी बहुत ज्यादा है लेकिन कोशिकाओं के अंदर खनिज कम है, तो पानी कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाएगा। यानी अगर मैं केवल सादा पानी पीता रहूं, तो मैं वास्तव में अपनी कोशिकाओं को प्यासा रख सकता हूं? ये तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, और यही कारण है कि बहुत से लोग जो दिन भर पानी पीते हैं, फिर भी उन्हें थकान और ब्रेन फॉग यानी मानसिक धुंधलापन महसूस होता है। जब आप बहुत अधिक सादा पानी पीते हैं, तो आप अपने शरीर के प्राकृतिक सोडियम को पतला कर देते हैं। इससे एक स्थिति पैदा हो सकती है जिसे हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, जो काफी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए पानी की मात्रा से ज्यादा पानी की गुणवत्ता और उसके साथ लिए जाने वाले खनिज महत्वपूर्ण हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बाजार में मिलने वाले उन महंगे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की जरूरत है, या फिर हमारे पास कुछ प्राकृतिक विकल्प भी हैं? बाजार वाले ड्रिंक्स में अक्सर बहुत ज्यादा चीनी और कृत्रिम रंग होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें बेहतरीन विकल्प दिए हैं, जैसे नारियल पानी। यह इलेक्ट्रोलाइट्स का खजाना है। या फिर सादे पानी में एक चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा नींबू मिला लेना। हमारे पारंपरिक भारतीय खानपान में छाछ या नींबू पानी का जो महत्व है, वह इसी विज्ञान पर आधारित है। आपने सोडियम का जिक्र किया। आजकल तो नमक को एक दुश्मन की तरह देखा जाता है। क्या हाइड्रेशन के लिए नमक वाकई जरूरी है? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नमक, या कहें सोडियम, हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। यह तंत्रिका संकेतों को भेजने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। समस्या नमक से नहीं, बल्कि उस प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड नमक से है जो डिब्बाबंद खानों में होता है। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं या आपको पसीना आ रहा है, तो आपको सोडियम की जरूरत है, ताकि पानी आपकी कोशिकाओं के बाहर के तरल पदार्थ को संतुलित रख सके। लेकिन हाँ, संतुलन ही कुंजी है। और पोटेशियम का क्या? आपने कहा था कि ये कोशिकाओं के अंदर के पानी को नियंत्रित करता है। बिल्कुल।
पोटेशियम कोशिका के अंदर का मुख्य खिलाड़ी है। अगर सोडियम बाहर का पहरेदार है तो पोटेशियम अंदर का प्रबंधक है। केला, आलू, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम भरपूर होता है। जब इन दोनों का संतुलन सही होता है तभी कोशिकाएं पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहती हैं और अपना काम सही ढंग से कर पाती हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे याद है आपने कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी कुछ कहा था। क्या हमारा भोजन भी इस बात को प्रभावित करता है कि कोशिकाएं पानी को कैसे सोखती हैं? बहुत ही सटीक सवाल है। हर कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा होता है जिसे झिल्ली कहते हैं। यह वसा या लिपिड्स से बनी होती है। अगर हम खराब गुणवत्ता वाला तेल या बहुत ज्यादा तला भुना खाना खाते हैं तो यह झिल्ली सख्त हो जाती है। जब यह झिल्ली स्वस्थ नहीं होती तो पानी और पोषक तत्व अंदर नहीं जा पाते और कचरा बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए हाइड्रेशन के लिए स्वस्थ वसा जैसे ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। यानी अगर मेरी डाइट खराब है तो मैं चाहे जितना पानी पी लूं, मेरी कोशिकाएं प्यासी ही रहेंगी। ये तो स्वास्थ्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अक्सर लोग प्यास लगने पर चाय या कॉफी पी लेते हैं। क्या ये हाइड्रेशन में मदद करता है? चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो मूत्रवर्धक या ड्यूरेटिक होता है। इसका मतलब है कि यह शरीर से पानी को बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप 1 कप कॉफी पी रहे हैं तो आपको उसके बदले 2 कप पानी पीना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। भारत में लोग अक्सर सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं और पानी को भूल जाते हैं। यह एक बड़ी गलती है। तो एक आदर्श दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? क्या हमें उठते ही ढेर सारा पानी पीना चाहिए? ढेर सारा नहीं बल्कि पर्याप्त। सुबह उठकर धीरे धीरे 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना अच्छा है। इसमें अगर थोड़ा सा खनिज मिला हो तो और भी बेहतर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर के संकेतों को समझना। अगर आपके मूत्र का रंग गहरा पीला है तो आप निर्जलित या डिहाइड्रेटेड हैं। अगर वह बिल्कुल पानी जैसा साफ है तो शायद आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं और अपने खनिजों को बहा रहे हैं। हल्का पीला रंग आदर्श है। क्या उम्र के साथ भी हमारी हाइड्रेशन की जरूरतें बदलती हैं? मैंने सुना है कि बुजुर्गों को प्यास कम लगती है। हाँ, यह सच है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे मस्तिष्क का प्यास केंद्र उतना संवेदनशील नहीं रहता। इसलिए बुजुर्गों को प्यास लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि नियमित अंतराल पर पानी पीते रहना चाहिए। बच्चों के मामले में भी ऐसा ही है, क्योंकि वे खेल कूद में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं। आजकल बहुत से लोग स्मार्ट वॉच या पहनने योग्य उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हाइड्रेशन का ट्रैक रखते हैं। क्या ये वाकई मददगार हैं? ये उपकरण सीधे तौर पर तो नहीं बता सकते कि आपकी कोशिकाओं में कितना पानी है, लेकिन वे कुछ संकेत दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी हृदय गति सामान्य से अधिक है या आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है तो यह निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है। यह तकनीक हमें जागरूक बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन हमें अपनी शारीरिक समझ को भी विकसित करना होगा। हमने पानी और खनिजों की बात की, लेकिन क्या तनाव भी हमारे हाइड्रेशन को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बिगाड़ सकता है। तनावपूर्ण स्थितियों में हम अक्सर उथली सांसें लेते हैं, जिससे भी पानी का नुकसान होता है। इसलिए शांत रहना और गहरी सांस लेना भी हाइड्रेशन का एक अप्रत्यक्ष हिस्सा है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हाइड्रेशन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दे सकते हैं जिन्हें वे आज से ही अपना सकें? जरूर। पहला, केवल पानी न पिएं, उसे खाएं भी। खीरा, तरबूज, संतरा और टमाटर जैसे फल और सब्जियां खाएं जिनमें पानी के साथ साथ प्राकृतिक खनिज भी होते हैं। दूसरा, प्लास्टिक की बोतलों के बजाय तांबे या कांच के बर्तनों का उपयोग करें। तीसरा, प्यास लगने का इंतजार न करें, लेकिन पानी को एक बार में गटकने के बजाय घूंट घूंट करके पिएं। और सबसे जरूरी, अपने भोजन में विविधता लाएं ताकि आपको सभी आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकें। घूंट घूंट करके पानी पीना, ये बात मैंने पहले भी सुनी है। क्या इसका कोई विशेष कारण है? जब आप एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो शरीर उसे एक बोझ समझता है और किडनी के जरिए तुरंत बाहर निकाल देता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पीते हैं तो यह आपके लार के साथ मिलकर शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है और कोशिकाओं को उसे सोखने का समय मिलता है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है
कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, बल्कि अपनी कोशिकाओं को ऊर्जा देना है। जाते जाते क्या आप कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोताओं के मन में रह जाए? बस इतना ही कहूंगा कि आपका शरीर दुनिया की सबसे बुद्धिमान मशीन है। इसे सिर्फ पानी की बाल्टी मत समझिए। इसे सम्मान दीजिए, सही खनिज दीजिए और इसे वह पोषण दीजिए जिसकी इसे वास्तव में तलाश है। हाइड्रेशन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पूरा करना है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपको जीवंत बनाए रखती है। अगली बार जब आप पानी का गिलास उठाएं तो सोचें कि क्या आप सिर्फ अपना गला तर कर रहे हैं या अपनी अरबों कोशिकाओं को जीवन दे रहे हैं। कितनी गहरी बात है। पानी की हर बूंद में जीवन है, बस हमें उसे सही तरीके से ग्रहण करना सीखना होगा। इस अद्भुत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आज के बाद हमारे सुनने वाले पानी पीने के अपने तरीके को जरूर बदलेंगे। धन्यवाद। मुझे भी इस विषय पर बात करके बहुत खुशी हुई। आशा है कि सब स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का अंक। याद रखिए, स्वस्थ रहना कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी कोशिकाओं को खुश रखें। नमस्ते। नमस्ते।